आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो यहाँ पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर G7 की बैठक के दौरान जब नेटो के तमाम देश मौजूद थे, जिसमें तमाम यूरोपीय देश हैं, उसी बैठक के दौरान बताया जा रहा है कि ये सिग्नेचर हुए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक और तस्वीर यहाँ पर मसूद पेजिश्कियान की नज़र आ रही है। देखिए, मसूद पेजिश्कियान की तस्वीर है, राष्ट्रपति है ईरान के। इन्होंने भी इस MOU पर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिए हैं और इनका आदान प्रदान हो गया है, अब जो बैठक होगी स्विट्ज़रलैंड में, उस दौरान ये बातचीत होगी कि आने वाले 60 दिन में किस तरह से ये जो शर्तें रखी गई हैं, ये जो समझौता हुआ है, मसौदा तैयार हुआ है, इसको किस तरह से आप धरातल में उतारेंगे। और धरातल में उतारने के लिए ही सबसे पहला जो इसमें शर्त रखा गया है कि जो तमाम युद्ध की स्थिति बनी हुई थी मिडिल ईस्ट में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्शियन गल्फ का इलाका नहीं है, बल्कि इसमें लेबनान का भी जिक्र है। अब जब लेबनान का जिक्र हो रहा है तो ऐसे में क्या इजराइल लेबनान में अपने अभियान को बंद कर देगा, और क्या वहाँ पर जो हिजबुल्लाह जो एक तरह से प्रॉक्सी है ईरान का, क्या वो वहाँ पर इजराइल के ऊपर हमले करना बंद कर देगा। ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा मसला है और पेचीदा मसौदा है जो इस शर्त में रखी गई है। अब इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठाया गया है कि अपनी अपनी संप्रभुता पर का ध्यान रखेंगे। अब अमेरिका की संप्रभुता जो पर्शियन गल्फ में कहाँ पर है, इसको लेकर आपको सोचना होगा। दूसरी बात है ईरान की संप्रभुता कहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो भी बेसेस मौजूद हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर ईरान हमले नहीं करेगा। उसी तरह से ईरान के ऊपर भी कोई हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिका के जो बेसेस मौजूद है, जैसे कि बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। इसी तरह से जो नेगोशिएशन होगी ये अगले 60 दिन तक चलेगी, यानी कि 2 महीने का वक्त लिया जाएगा। अब अगले 2 महीने तक सिर्फ इस पर ही बातचीत होती रहेगी कि किस तरह से ये जो पेचीदे मसले हैं इनको दूर किया जाए। हालांकि सबसे अहम इसमें है कि हॉर्मुज को खोलना पहली प्राथमिकता बताई गई है, जिसके तहत अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड्स हटा लिए, यानी कि अपने जहाज़ों को हटा लिया है। या फिर कह सकते हैं कि जो अमेरिकी जहाज़ मौजूद है इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में या फिर अरब सागर में, वो किसी भी उस जहाज़ को अब टारगेट नहीं करेंगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहा हो, ईरान की ओर जा रहा हो। उसी तरह से ईरान की ओर से भी IRGC की ओर से कोई हमले नहीं किए जाएंगे जो भी जहाज़ यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर 28 फरवरी से पहले के हालात बनाने हैं तो ऐसे में रोज़ाना इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 90 जहाज़ आवाजाही करते हैं। अब 90 जहाज़ों की आवाजाही रोज़ाना अगर होगी तो उसको वापस आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। और साथ ही साथ जैसा हम बता रहे हैं कि वहाँ पर आपने लंबे वक्त से सुना है कि माइंस लगाए गए हैं, जो पानी में माइंस डाले गए थे उनको भी हटाना एक बड़ी शर्त होगा। तो इसी तरह से इस डील को लागू करने में करीब 2 महीने का वक्त लग जाएगा। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर वापसी होगी जहाज़ों की, क्योंकि अभी भी जैसे भारत के वहाँ पर करीब 35 जहाज़ फंसे हुए हैं, उसमें से एक दिशा हाल ही में वहाँ से निकलने में कामयाब रहा है और इस जहाज़ में LNG यानी कि गैस भरा हुआ था। इसके अलावा अभी भी वहाँ पर 15 ऐसे जहाज़ हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स हैं, उनको निकलना है। इसके अलावा बाकी और 15 ऐसे जहाज़ हैं जिनमें तेल और गैस रखा हुआ है भारत का, तो इन स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में उस दौरान साफ हो जाएगी। इसके अलावा जिस तरह से ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ मिलकर, इस शर्त में लिखा गया है ओमान और साथ ही साथ ईरान मिलकर यह तय करेंगे, और वो देश जिनकी सीमा लगती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, कि किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसको लेकर लोग सवाल उठा सकते हैं कि इसमें ईरान और ओमान ही क्यों, लेकिन पहले भी ऐसा ही होता था। पहले भी इस इलाके में जब भी जहाज़ों की आवाजाही होती थी, आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ पर अमेरिका या फिर ईरान के जो बोट्स होते थे बहुत करीब आ जाते थे, उनमें एक टकराव देखने को मिलता था। तो पहले भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से ईरान का वर्चस्व रहा था, आने वाले वक्त में भी रहेगा। लेकिन अब यह हो सकता है कि अमेरिका के जहाज अगर आवाजाही कर रहे हैं तो उसके साथ किसी तरह के गतिरोध देखने को नहीं मिलेगा। तो यह भी सुनिश्चित करने का काम फिलहाल ईरान के साथ साथ अब ओमान को भी दिया गया है, और हो सकता है इसमें UAE भी शामिल होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे करीब यही आते हैं। और भारत के साथ ओमान के पहले ही ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, तो ऐसे में भारत के लिए बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं कि मौका है यहाँ पर अपने हितों को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा अब $300 बिलियन देने की जो बात आ रही है कि वो किस तरह से दी जाएगी। $300 बिलियन ऐसा नहीं है कि ईरान के हाथों में कैश सौंप दिया जाएगा या फिर कोई बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, एक लंबा रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। अब इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तमाम वो अमेरिकी कंपनी
जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी काम करते हैं, चाहे वो यूएई में काम कर रहे हो या फिर बहरीन, कतर में काम कर रहे हैं या फिर सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, और ये देश भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर तमाम जो बड़े बड़े ब्रिजेस गिरा दिए गए थे उनको फिर से बनाने का काम शुरू होगा, जो सड़कें खराब हुई थी या फिर एयरपोर्ट खराब हुए थे और साथ ही जो भी वहां पर बिजली के संयंत्र थे वो खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, उनको एक बार फिर से बनाया जाएगा। तमाम वो इमारतें जो नुकसान जिनको पहुंचा था उनको एक बार फिर से बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें अमेरिकी कंपनियां इसमें जा रही हैं। अमेरिकी कंपनियां अब कदम रखने जा रही है। 1979 के बाद ऐसा पहला मौका होगा, या तो अमेरिकन कंपनी आप कह सकते हैं कि जो अरब देश है उनके साथ मिलकर अब अमेरिका कदम रखने जा रहा है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया है कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसमें ये डील साइन होगी और इनके शर्तों को माना जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि सैंक्शंस हटाने का जो काम शुरू होगा वो धीरे धीरे होगा।